नमस्ते साथियों, आज हम चैप्टर नंबर 8 में एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। डी ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस MK पोस्ट यूट्यूब चैनल पे आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लाल वाला बटन है उसको ज़रूर दबा दें और घंटी भी बजा दें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर ले, जिससे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ए ब्लॉक की। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं एफ ब्लॉक। क्या लिखा मैंने? एफ ब्लॉक। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, एफ ब्लॉक। अब सीधी सी बात है कि देखो डी ब्लॉक को हमने क्या कहा था? संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के मध्य स्थित। थोड़ा सा मैं समझा दूं, अगर आपको याद हो, आपने यहाँ लिखा था लेंथेनम, समझना यहाँ पे लेंथेनम लिखा था। लेंथेनम के बाद आपने लिखा था हैफनियम, लेंथेनम 57, हैफनियम 72। फिर आपने लिखा था एक्टिनियम, फिर 104 पे आया था आपका रदरफोर्डियम, एक्टिनियम 89, रदरफोर्डियम 104। अब देखो इनके बीच के जो तत्व होते हैं वो ए ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो ये हो गए संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व के मध्य स्थित होने के कारण इनको हम बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एफ ब्लॉक, हमने क्या लिखा है इसको पूरी लिखते हैं यहाँ से कि एफ ब्लॉक तत्व, ए ब्लॉक तत्व, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। ये अंतर संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ए ब्लॉक या आंतरिक या अंतर संक्रमण तत्व। क्योंकि आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहा? क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के मध्य स्थित होते हैं। एफ ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनकी दो श्रेणियां होती है। ए ब्लॉक तत्वों की कितनी श्रेणियां होती है? दो श्रेणियां होती है। एक श्रेणी को हम बोलते हैं 4F श्रेणी, 4F श्रेणी, और दूसरी श्रेणी होगी आपकी 5F श्रेणी। बिल्कुल एग्जैक्ट दिमाग में फिट हो जानी चाहिए बात कि ए ब्लॉक तत्वों की कितनी श्रेणी है? दो, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। 4F श्रेणी है वो लेंथेनम के बाद में आते हैं, मतलब इस श्रेणी के तत्व किसके बाद आते हैं? लेंथेनम के बाद। इस कारण से इसको हम लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। और ये जो 5F श्रेणी है, 5F श्रेणी है, 5F श्रेणी है उसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी, क्योंकि ये किसके? एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ए ब्लॉक तत्वों को हमने दो श्रेणी में, हाँ एक चीज़, ए ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे? तो ये जो डी ब्लॉक की तरह की वे तत्व, लिखाऊंगा नहीं, बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए बात कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरा जाता है, एफ कक्षक में भरा जाता है, उन्हें ए ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दो श्रेणियाँ हैं, 4F श्रेणी, 5F श्रेणी। हाँ, एफ में, एफ उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? एक में याद रखना कितने? 14। कितने भरे जाते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इनमें? 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब जो लेंथेनाइड श्रेणी लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है, तो कहाँ से? परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से। परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक होती है। परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक होती है। अब आ जाओ एक्टिनाइड श्रेणी में। ये एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम का होता है 89, तो 90 पर होता है आपका थोरियम, थोरियम का TH। 90 से 103 Lr लोरेंशियम तक होती है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात बेटा कि लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी कहाँ से? परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक होती है। एक्टिनाइड श्रेणी परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से परमाणु क्रमांक 103 लोरेंशियम तक होती है। अब एक बात और समझ लेना, मैंने वहाँ पर आपको एक बात बताई थी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +2 होती है, +2 होती है। उसी प्रकार जो ए ब्लॉक या आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं
इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, +3। बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना। एफ ब्लॉक तत्वों की, कोई भी एफ ब्लॉक तत्व होगा चाहे कोई सा भी हो, उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मिलेगी, +3। तो एफ ब्लॉक तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3। एक चीज और, एफ ब्लॉक तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व को हम दुर्लभ मर्दा तत्व कहते हैं। प्रारंभ में इनको मर्दा के दुर्लभ खनिजों से प्राप्त किया गया था। प्रारंभ में इनको मर्दा के दुर्लभ खनिजों से प्राप्त किया गया था, इस कारण से इनको दुर्लभ मर्दा तत्व कहते हैं। कि यहाँ दोनों के लिए बात है कि इन्हें प्रारंभ में मर्दा के दुर्लभ खनिजों से प्राप्त किया गया। इन्हें प्रारंभ में मर्दा के दुर्लभ खनिजों से प्राप्त किया, इसलिए इन्हें दुर्लभ मर्दा तत्व भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेंथेनाइट श्रेणी। क्या स्टार्ट करेंगे, लेंथेनाइट श्रेणी। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद ये स्क्रीनशॉट। तो अब देखो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ेंगे लेंथेनाइट श्रेणी, इनके सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर लेंथेनाइट संकुचन और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। उसके बाद आपकी एक्टिनाइट श्रेणी प्रारंभ होगी। देखो अब यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी। तो बेटा लेंथेनॉइड श्रेणी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आती है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में लिखें कि लेंथेनम के बाद आने वाले एफ ब्लॉक के 14 तत्व लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी का मतलब एफ ब्लॉक में जो 14 तत्व आते हैं उनको हम लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। तो कह सकते हैं कि लेंथेनम, परमाणु क्रमांक लेंथेनम का याद होने से 57 होता है। लेंथेनम के बाद क्या लिखा है, लेंथेनम के बाद आने वाले 4F के 14 तत्वों को, लेंथेनम के बाद आने वाले 4F के 14 तत्वों को लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं और इस श्रेणी को आप लेंथेनॉइड श्रेणी कह सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि लेंथेनॉइड तत्वों को एल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो सके। लेंथेनाइड तत्वों को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी तत्व लिखना तो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एलन का मतलब लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व की बात हो रही है। अब इसके अलावा अगर लेंथेनाइड तत्वों को एलन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो ये सीरियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 58, सीरियम से ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम का परमाणु क्रमांक 71 तक होते हैं। ये तो कहाँ से कहाँ तक होंगे, ये सीरियम से ल्यूटेशियम तक होते हैं। अब एक बात सुनना, विशेष बात, संक्रमण तत्वों में आपने क्या पढ़ा था, 3D और 4S उपकोषों की ऊर्जा लगभग समान होती है। संक्रमण तत्वों में 3D और 4S उपकोषों की ऊर्जा लगभग समान होती है। उसी प्रकार से लेंथेनाइड श्रेणी में क्या होगा, 4F व 5D उपकोषों की ऊर्जा, 4F तथा 5D उपकोषों की ऊर्जा है, कक्षकों की जो ऊर्जा है वो लगभग समान होती है। तो यहाँ से एक लाइन ये लिख देते हैं कि इनकी 4F तथा 5D उपकोषों की
ऊर्जा लगभग समान होती है। इनकी 4F तथा 5D उपकोषों की जो ऊर्जा होती है वो लगभग समान होती है। अब एक विशेष बता दूं कि लैंथेनाइड श्रेणी है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? सीरियम से लुटेशियम तक। तो हम लिखेंगे सीरियम से लुटेशियम तक, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक। लेकिन जब भी हम लैंथेनाइड श्रेणी की बात करेंगे तो इस लैंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है उसका भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि लैंथेनाइड श्रेणी के जो गुण होते हैं वो लैंथेनम तत्व के समान होते हैं। तो जब भी लैंथेनाइड श्रेणी का अध्ययन किया जाएगा तो साथ में डी ब्लॉक का कौन सा तत्व? लैंथेनम तत्व का भी अध्ययन किया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि लैंथेनाइड श्रेणी में मैं जब भी लैंथेनम लिखो तो कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि इस लैंथेनम के गुण भी लैंथेनाइड श्रेणी के समान होता है। इसका भी ऑक्सीकरण +3 होता है। मैंने क्या कहा था कि ए ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य ऑक्सीकरण अंक होता है वो +3 होता है। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद जो लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं उन सभी का नाम, उनका परमाणु क्रमांक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लें। तो उम्मीद है इसका तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो लैंथेनाइड श्रेणी कहाँ से? परमाणु क्रमांक 58 से कहते हैं। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इजीली याद हो जाए। सीरियम, प्रेजोडाइमियम, नियोडाइमियम, फिर प्रोमेथियम, समेरियम, काफ़ी लंबी इनकी लिस्ट है जो हम लिखेंगे। ठीक है। अब देखो इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सारा मैं एक साथ ही बता दूंगा। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हमें याद करना तो पहले हमें एक लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि 14 तत्व हैं। अब 14 तत्व को क्रम वाइज याद करना और इनके नाम भी थोड़े से टफ पड़ते हैं। तो इसके लिए हमने एक लाइन बना रखी है कितनी याद करने के लिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम। बिल्कुल याद रह जाएगी। लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं, बदमाशों के नाम है। लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम और सेम यूरोप के गुंडे हैं जो ट्यूब ऑफ डाइस से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। जो ट्यूब ऑफ डाइस से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। एक लाइन है याद करेगी तो ये कौन से तत्व को? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व को याद करने का हमने तरीका लिखा था। आपको किस तरीके से याद है चाहो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो क्या लिखा था? लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं जो ट्यूब ऑफ डाइस से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। अब देखो परमाणु क्रमांक 58 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने कहा कि जब भी लैंथेनाइड श्रेणी का हम अध्ययन करेंगे तो साथ में किसका अध्ययन करेंगे? परमाणु क्रमांक लैंथेनम का भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से याद करना परमाणु क्रमांक 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। बिल्कुल आ गया। अब देखो 97 आपका आता है लैंथेनम को हम लिखते हैं La से, लैंथेनम को La। 58 पे आता है आपका सीरियम को Ce। 59 पे आता है प्रेजियोडाइमियम जिसको लिखते हैं Pr से। फिर प्रेजियोडाइमियम Pr से नियोडाइमियम Nd। 61 पे प्रोमेथियम को Pm से समेरियम Sm
यूरोपियम, EU, गैल्डोलिनियम, GD, टर्बियम, TB, डिस्प्रोसियम, DY, होलमियम, HO, इर्बियम, ER, थोलियम, TM, इट्बियम, YB और ल्यूटेशियम एलियम। क्लियर बात समझ में आ गई? तो बेटा ये आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप इनको लिखोगे बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लिखोगे, तब जाके आपको याद होगा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदो, प्रेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं जो ट्यूब ऑफ डाइस से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। अब थोड़ा सा जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हमें उधर की थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं कि अपने पास ये जगह मिल जाए। अब देखो करना क्या है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो एक चीज़ समझें, परमाणु क्रमांक क्या है? 57। ये जो डी ब्लॉक का तत्व है, तो 57 से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? जीनोन। तो इन किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो पहले आएगा जीनोन, फिर आपका आएगा 4F, फिर आएगा 5D, फिर आएगा आपका 6S। क्लियर है? इन लेंथेनर श्रेणी के तत्व का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 4F, 5D, 6S। अब देखो संक्रमण तत्वों में कहाँ कन्फ्यूजन था? संक्रमण तत्वों में कहाँ कन्फ्यूजन था कि एस में तो याद रहे कि जैसे आपने संक्रमण तत्व में क्या था कि एस में कन्फ्यूजन होता था कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 0 आएगा या 2 आएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या रहता है कि एस में तो सदैव कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। कन्फ्यूजन रहता है कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 0 आएगा। विशेष बात करें, डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 0 आएगा। जब इतने तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करते हैं तो कन्फ्यूजन रहता है। तो माइंड में एक बात याद कर लेनी है कि परमाणु क्रमांक 57, 58, 64 और 71, परमाणु क्रमांक 57, 58, 64 और 71, इन सभी के अंदर डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। डी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 आएगा। इन सभी के अंदर डी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। बाकी सब में डी के अंदर आपको 0 इलेक्ट्रॉन करना है। कितना करना है? 0। फिर से समझ लेना कि परमाणु क्रमांक 57, 58, 64 और 61 4 परमाणु क्रमांक वाले तत्व है। इन सब में डी में कितना इलेक्ट्रॉन करना है? 1। बाकी सब में डी में कितना करेंगे? 0। और तरीका से हमने जैसे लेंथनम के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा? आर्गन 4F, 5D, 6S, 4F, 5D, 6S। तो लेंथनम का परमाणु क्रमांक 57, तो सॉरी अक्रिय गैस कौन सी आती है? जीनोन। तो जीनोन का होता है 54। जीनोन का क्या होता है? 54, 2 56, 57। तो डी में कितना होगा? यहाँ एफ में कितना होगा? 0। सिर्फ समझो 57 है तो 54, 2 56, 1 57। तो एफ में कितना आना? 0। वैसे भी लेंथेनम तत्व है वो डी ब्लॉक का, ए ब्लॉक का नहीं है। हाँ, ये गुणों में समानता दर्शाता है, इस कारण से हमने इसके बारे में बात की। अब सीरियम की बात करें तो जीनोन आ जाएगा 4F, 5D, 6S में 2, 58। तो डी में 1, 2 58 है तो 54, 2 56, 57 और 1 58। अब आ जाओ प्रेजियोडाइमियम। ये प्रेजियोडीमियम लिखा हो जाता है, प्रेजियोडाइमियम या प्रेजियोडीमियम लिख लो इसको। 4F, 5D, 6S, 4F, 5D, 6S। तो करना क्या? अब सुनो, ये है क्या? 58, 59 नहीं है, इसका मतलब डी में कितना होगा? 0। अब देखो जीनोन का 54, 2 56, कितना? 59। तो कितने बचे? 3। तो एफ में कितने आएंगे? 3। एफ में कितने आएंगे? 3। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ एफ में 4 सेम आ जाएगी कंडीशन, यहाँ एफ में 5, यहाँ एफ में 6, बाकी सेम आप लिख लोगे। यहाँ देखो जीनोन 4F, 5D, 6S। अब देखो यूरोपियम है,
यूरोपियम। परमाणु क्रमांक कितना 63। तो देखो 63 वहाँ नहीं है तो 0 ही होगा। तो 54 2 56 और 63 में गए तो कितने में से 7, तो इसमें कितने आ गए 7। अब देखो यहाँ पे जिनोन 4F 5D 6S, एस में 2 आएंगे। देखो 64 नंबर गैल्डोनियम, 64 नंबर गैल्डोनियम। तो 64 में डी का मतलब कितना करना है आपको 1, तो इसमें 1 कर दिया। तो देखो 54 2 56 1 57 और 64 कितने बचेंगे 7। अब यहाँ समझो ये लिखा 4F 5D 6S। अब देखो 65 नंबर है क्या ऊपर? नहीं है। इसका मतलब 65 में कितना आएगा? इसका मतलब 65 में कितने नंबर आएंगे? 65 में डी में कितना हो जाएगा 0। 65 में डी में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो तो 2 इसमें आएंगे। अब देखो 54 2 56 65 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ जाओगे यहाँ पर F में 10 हो जाएगा, इसमें F में 11, यहाँ पर F में 12, यहाँ पर F में 13। बाकी में आपके कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बाकी में आपकी कोई परिवर्तन नहीं होना, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। अब देखो एटबियम है, इसको लिख लेते हैं हम क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। जिनोन, फिर लिख दिया मैंने 4F 5D 6S, एस में 2, 70 ऊपर नहीं है तो डी के अंदर 0, डी के अंदर 0 और 4F अब कर लो 54 2 56 70 है तो यहाँ F में कितने आ गए 14। लास्ट वाला हम लिख लेते हैं 4F 5D 6S 2 1 और 14। क्लियर है? तो जहाँ जहाँ आपको पता, देखो क्या होता है कुछ तरीके से अगर आप याद करोगे, कुछ तरीके से अगर आप याद करोगे, कुछ तरीके से अगर आप याद करोगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। अवलोक तत्वों का जब बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करते तो पहले बात तो उनको नाम याद नहीं होता, तो नाम अगर सिस्टम वाइज अगर आप याद कर लोगे, नाम अगर सिस्टम वाइज आप याद कर लोगे तो उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया होगा उस तरीके से आप याद कर लोगे। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, पहला काम तो आपको ये तब याद होगा जब आपको ये तत्व इस क्रम में याद होंगे। पहली बात है कि जब भी हम लेंथेनाइट श्रेणी मतलब लेंथेनम भी साथ में पढ़ेंगे तो परमाणु क्रमांक 57 से मैंने गति लिखा, तरीका बता दिया था। लाला सिद्धू प्रमोद नंदू प्रेम सेम यूरोप के गुंडे हैं जो ट्यूब ऑफ डाइस से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं, इनको लिखा। इसके बाद ये क्लियर होना चाहिए कि जब आप लेंथेनाइट श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्रम क्या रहेगा, जिनोन 4F 5D 6S। ये सदैव रहता है कि डी के अंदर एस के अंदर सदैव 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब कन्फ्यूजन कहाँ है कि सर डी में इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा था डी और एफ की ऊर्जा लगभग समान होती है, तो ये 4 तत्व याद करने थे। कौन से 4 तत्व आपको? 57 58 ऐसे याद करोगे, 57 58 64 61 इतना तो याद कर सकते हो। 57 58 और 64 61 में डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक में ए ब्लॉक के तत्व है तो इनमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी में डी में 0 कर दो, शेष इलेक्ट्रॉन एफ में कर दोगे तो कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं होगा। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन आते हैं कि अभी यहाँ पर हम यहाँ इधर लिखना पड़ेगा कि संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक के तत्व वो +2 ऑक्सीजन अवस्था। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए आपके कि संक्रमण तत्व की बात करें तो उनकी मुख्य ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी? +2 होगी। लेकिन चाहे लेंथेनाइट श्रेणी हो या एक्टिनाइट श्रेणी हो, नॉर्मली यहाँ लिख लेते हैं हम एफ ब्लॉक का सामान्य ऑक्सीजन अंक कितना होता है? +3। प्रश्न आ जाता है कि एफ ब्लॉक का सामान्य ऑक्सीजन अंक क्या होगा? +3 होगा और डी ब्लॉक का सामान्य ऑक्सीजन अंक +2 होता है। क्लियर बात? अब देखो इसके अलावा इस लेंथेनाइट श्रेणी में, ये श्रेणी कौन सी है बेटा? जो हमने लिखी है वो आपके लेंथेनॉइड श्रेणी। क्या लिखी है मैंने? लेंथेनॉइड श्रेणी। जो लेंथेनॉइड श्रेणी होती है उसके कुछ तत्व +3 के अलावा +4 या +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। +4 या +2। अब देखो वो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आपको साफ साफ समझ में आएगी। देखो सीरियम है, सीरियम अगर ये एफ से 1 इलेक्ट्रॉन, डी से 1 इलेक्ट्रॉन और
एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसका विन्यास उत्कर्ष गैस विन्यास हो जाएगा, अर्थात एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0, अर्थात 1 और 1 2 2 4। तो जो सीरियम है, बिल्कुल लिख रहा हूं सीरियम, लिख सकते थे सीरियम 4+, सीरियम 4+ होगा तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 0। क्लियर बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आ गया हो, इसके बाद आप चलोगे तो इस यूरोपियम को देखो, ये तो आपने पढ़ा ना कि पूर्ण रिक्त हो या अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा अधिक होता है, तो एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। अगर 7 भर दिए तो क्या होगा अर्धपूरित। इसका मतलब आप यहाँ से समझो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से बाहर निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकालेगा तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके 7। कितने आएंगे 7। इसका मतलब ये जो यूरोपियम है जो +3 तो सब दर्शाएंगे, +3 के अलावा ये +2 दर्शाएगा, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं यूरोपियम +2, क्योंकि इसमें एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। इसके बाद हो गया यहाँ पे। अब टर्बियम पे आओ, टर्बियम इसको गौर से समझो कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकाल दिए इसने, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो एफ में कितने हो जाएंगे 7। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे तो एफ में कितने हो जाएंगे 7 होंगे। इसका मतलब टर्बियम है टीबी, टर्बियम टीबी 4+ F4 7 हो जाएगा इसमें। इसके अलावा एक आप यहाँ वो इटबियम YB से लिखते हैं, समझो अगर यहाँ से इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 2, तो एफ में केवल 14 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा। तो इसका मतलब 8Bm +2 यहाँ F14 होगा। अब क्वेश्चन समझना, प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन आ चुका है लैंथेनाइड श्रेणी के कौन से तत्व +3 के अलावा, ये सब के सब तत्व मैंने पहले बता दिया है, लैंथेनाइड श्रेणी के जितने भी तत्व हैं वो सब क्या दर्शाएंगे +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, +3। लेकिन प्रश्न आएगा कि लैंथेनाइड श्रेणी के ऐसे कौन से तत्व हैं जो +3 के अलावा +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, तो आप लिखोगे सीरियम, तो Ce4+, उसमें F कितना 0, और एक है इटबियम, सॉरी टर्बियम है, ये टर्बियम में भी 4+ दर्शाता है, जिसमें 4F क्या रहता है 7। इसके अलावा प्रश्न आ जाएगी लैंथेनाइड श्रेणी के ऐसे कौन से तत्व हैं जो +3 के अलावा +2 दर्शाते हैं, तो याद करना यूरोपियम और इटबियम। यूरोपियम में होता है EU +2 तो F7 हो जाएगा, YB +2 को तो F14 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है और एक अच्छा अपचायक होता है। अब समझना मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे ये +4 दर्शाएं, चाहे ये +2 दर्शाएं, ये दोनों के दोनों तत्व +4 से किस में परिवर्तित होंगे +3 में, और ये दोनों के दोनों +2 से +3 में परिवर्तित होंगे। तो ये +2 से +3 में आएंगे, ये +4 से +3 में आएंगे। अब समझना, +4 से +3 में आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, पहले समझ लेना। +4 से +3 में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का मतलब अपचयन, अपचयन का मतलब ऑक्सीकारक। इसका मतलब Ce4+ और TB4+, ये ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेंगे। किसकी भांति? ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं। क्योंकि देखो ये 4+ से, क्योंकि मेन ऑक्सीजन होता +3 है, तो ये 4+ से +3 में आएंगे, तो ये दोनों की दोनों किसकी भांति व्यवहार करेंगे? ऑक्सीकारक। क्योंकि मैंने कहा था ऑक्सीकारक का मतलब होता है अपचयन, तो इलेक्ट्रॉन टाकर यहाँ आएंगे। अब देखो ये +2 से +3 में जाएंगे, +2 से +3 में जाएंगे। जब +2 से +3 में जाएंगे अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होने का मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के लिए याद करना था अपचायक। अर्थात ये दोनों किसकी भांति व्यवहार करेंगे? अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। अब ये चीज़ें आप तभी समझ पाते हो जब आपको ये क्या हो,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरीके से याद हो। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, प्रश्न क्या आएगा कि लैंथेनाइड श्रेणी के ऐसे कौन से तत्व जो +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, तो लिख दोगे सीरियम 4+ और टर्बियम 4+। और ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, अच्छे ऑक्सीकार की तरह व्यवहार करते हैं। लैंथेनाइड के ऐसे कौन से तत्व है जो +2 दर्शाते हैं, तो यूरोपियम व एटबियम +2 दर्शाते हैं, अर्थात ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको बार बार लिखा है। और ये इनके दो नॉर्मल सब +3 है, +4 ये +2 कब दर्शाता है, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से ही आप इनको याद कर सकते हो, समझ सकते हो। तो उम्मीद है लैंथेनाइड श्रेणी, आज हमने केवल ए ब्लॉक के तत्व स्टार्ट किए थे और ए ब्लॉक में हमने स्टार्ट किया था लैंथेनाइड श्रेणी। तो लैंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं और लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो मैंने आपको यहाँ इजीली समझा दिया है। विशेष बातें जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे तो लैंथेनाइड संकुचन आता, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लैंथेनाइड संकुचन वाला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इस संकुचन के क्या प्रभाव होते हैं। इसके अलावा लैंथेनाइड कुछ रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है और लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग विशेषकर इनकी मिश्र धातुएं बनती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सब बातें हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ढंग से कि पूरा आपको एक साथ नोट हो जाए। और आज की क्लास इसी के साथ हम यहीं समाप्त करते हैं।